हेलो बच्चों, मैं सूर्य प्रताप सिंह एसडीएस विद्यापीठ से। मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 4 के विज्ञान का पहला चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलताएं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है। जंतुओं का वर्गीकरण, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे प्रकृति महान है, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु सजीव होते हैं, वृद्धि करते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं। कोई भी जीव सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता, परंतु अपने जीवन काल में वे अपने समान अन्य जंतुओं की उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे अपने जातियों को नष्ट कर देंगे और फलस्वरूप होता क्या है, फलस्वरूप पृथ्वी पर उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, वह अपना अस्तित्व ही खो देंगे। जीव जंतुओं द्वारा अपने संतानोत्पत्ति की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। सभी जीव जंतु एक समान प्रजनन नहीं करते। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे को सेकर बच्चों को जन्म देते हैं। जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं वे स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तनधारी जंतु क्या होते हैं। ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, वह उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी जंतु कहा जाता है। स्तनधारी जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे अधिक विकसित प्राणी हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, हिरन, हाथी, शेर, भेड़ आदि सभी स्तनधारी जंतु हैं। गाय बछड़े को व बकरी मेमने को जन्म देती है। इन सभी में मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है। सभी स्तनधारी जीव जंतुओं को जन्म देते हैं। स्तनधारी जंतुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, नर और मादा स्तनधारी भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा, अधिकतर स्तनधारियों के शरीर पर रोएं यानी छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इनके शरीर को गर्म रखते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। स्तनधारियों में मादा बच्चों को भी जन्म देती हैं। कुछ स्तनधारी जैसे व्हेल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, मछली है, सबसे बड़ी मछली। व्हेल आकार में बहुत बड़ी होती है। कुछ स्तनधारी जैसे चूहा जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर स्तनधारी जमीन पर रहते हैं। बंदर और गिलहरी पेड़ पर रहते हैं। व्हेल और डॉल्फिन मछलियां पानी में रहती हैं। चमगादड़ हवा में उड़ने वाले स्तनधारी जंतु हैं। सभी जंतु लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। माता बच्चों को दूध पिलाती हैं, वह उनकी सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखती हैं। माता पिता दोनों ही वयस्क होने तक इनकी देखभाल करते हैं। ये हो गई स्तनधारी जंतुओं के बारे में। दूसरा नंबर है अंडे देने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ जंतु अंडे देते हैं, वे अपने अंडों को सेते हैं। बाद में इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। पक्षी, सांप, मेढक और कीड़े मकोड़े अंडे के माध्यम से संतान उत्पन्न करते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है पक्षियों के बारे में। सभी पक्षी अंडे देते हैं। वह अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी अंडे देती हैं। माता पिता दोनों अंडों पर बैठकर उन्हें सेते हैं। अंडे के भीतर जब बच्चों का उचित विकास हो जाता है तो वे फूट जाते हैं और अंडे से निकले बच्चे उसी पक्षी के समान होते हैं। शुरुआत में बच्चों के शरीर पर पंख नहीं होते और ये स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते। इन शिशु पक्षियों के माता पिता और इनके लिए भोजन लाते हैं और उन्हें बाहरी वातावरण जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और शत्रुओं से इनसे बचाते हैं। पक्षी अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ उन्हें उड़ना सिखाते हैं और भोजन की तलाश करना सिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि अंडे की संरचना कैसी होती है। सभी छोटे छोटे अंडों की संरचना एक सी होती है। प्रत्येक अंडे के बाहर एक कठोर आवरण होता है जो इसकी रक्षा कवच कहा जाता है। इस रक्षा कवच में ऑक्सीजन जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस रक्षा कवच या खोल के भीतर अंडे का सफ़ेद भाग होता है। इसके भीतर अंडे का पीला भाग जिसे अंड मध्य मौजूद रहता है। पीले भाग के बगल में शिशु का विकास होता है। शिशु इस पीले भाग का उपयोग अपने भोजन
के लिए करते हैं। अंडा देने के लगभग 20 दिनों में शिशु पक्षी के भीतर अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। इसके बाद शिशु पक्षी अंडे से बाहर निकल जाता है। अब दूसरा नंबर आता है रेंगने वाले जंतु। जो रेंगने वाले जंतु जो ज़मीन पर रेंगते हैं, रेंगने वाले जंतु जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ आज भूमि पर अपने अंडे देते हैं और अंडे देकर अपने निवास स्थान पर लौट जाते हैं। इनमें से कुछ अंडे देने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। अंडों को सूर्य से गर्मी मिलती है। आगे है तीसरा नंबर कीड़े मकोड़े। सभी कीड़े मकोड़े अंडों से जन्म लेते हैं। कीड़े मकोड़े किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से विकसित कीड़ों से थोड़े भिन्न होते हैं। उन्हें पूर्ण विकसित होने तक 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन स्तरों को पर्णपतन कहा जाता है। इन स्तरों को पर्णपतन कहा जाता है। पर्णपतन का अर्थ होता है शरीर की पुरानी त्वचा गिराना। अन्य कीड़े जैसे घरेलू मक्खी और तितली 4 जीवन दशाओं जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क से गुजरते हैं। ये कीट जन्म के समय रेंगने वाले कीड़ों जैसे दिखाई देते हैं। इनकी इस दशा को लार्वा कहा जाता है। लार्वा भोजन प्राप्त कर तेज़ी से विकसित होता है। कुछ समय के बाद यह भोजन करना बंद कर देते हैं और स्वयं को एक खोल में छिपा लेते हैं। कीट की इस जीवन दशा को प्यूपा के नाम से जाना जाता है। प्यूपा के फूटने पर इसमें युवा कीट जन्म लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन क्या होता है? पृथ्वी पर विभिन्न भागों में परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी का बनावट जो है एक जैसा नहीं है, न ही एक जैसा हर जगहों पर मौसम होता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में परिस्थितियां एक समान नहीं होती। कहीं हरे भरे मैदान हैं तो कहीं रेत ही रेत, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बर्फ़ है, तो कहीं गहरी घाटियां हैं। इन भांति भांति की परिस्थितियों में रहने वाले जंतुओं को जीवित रहने के लिए अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताएं विकसित करके वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। अपने में किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूल विशेषताएं विकसित करना या अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। जो जंतु अपने आप को वातावरण से नहीं ढाल पाते या तो वे मर जाते हैं या अन्य किसी अनुकूल स्थान पर चले जाती हैं। ये अनुकूलताएं वातावरण के अनुसार भोजन के लिए व सुरक्षा के लिए अपने आप को ढालने की हैं। जैसे डायनासोर की कई प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं क्योंकि वह अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बना पाएँ। क्योंकि हुआ क्या उस समय कि पृथ्वी जब ठंडी हो जाती है तो डायनासोर उस ठंडे मौसम में अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाए और धीरे धीरे उनका अस्तित्व ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वातावरण के साथ अनुकूलन। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना ही वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। जंतु जहाँ भी रहते हैं वह स्थान उनका निवास स्थान कहलाता है।